Good morning students. I hope you all are fine at your places. In the previous video, यानी part 1 जो था इस वीडियो का, in that I had explained table tag and anchor tag and its various attributes. In today's video, I'm going to explain you about cascading style sheets and audio and video tag. ठीक है, तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स बिल्कुल कंप्लीट है, इंटरनल एक्सटर्नल और एम्बेडेड तीनों ही है, और जो उसके वेरियस आपके जो एट्रीब्यूट्स इन सिलेबस है वो हैं, एंड ऑडियो एंड वीडियो टैग उसका भी अच्छे से एक्सप्लेनेशन है. तो लेट्स स्टार्ट. तो देखो CSS जो है उसकी फुल फॉर्म होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स. हम यूज़ क्यों करते हैं? देखो HTML लैंग्वेज जो है वो बेसिकली किस काम आती है? स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए. अगर आपको अपनी वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर बनाना है, ढांचा टाइप बनाना है, तो यू कैन यूज़ HTML लैंग्वेज. लेकिन अगर आपको उसको प्रेजेंटेबल बनाना है, उसके अपीयरेंस को जो है और अच्छा करना है, तो इन दैट केस आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? CSS करना पड़ेगा. ठीक है, तो CSS क्या? इट इज़ अ लैंग्वेज दैट डिस्क्राइब्स द स्टाइल ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट. यानी आपके HTML डॉक्यूमेंट को अगर आपने स्टाइल देना है, ठीक है, अपीयरेंस अच्छी करनी है, प्रेजेंटेबल शो करना है अपने वेब पेज को, तो आप किसका यूज़ कर सकते हो? CSS का यूज़ कर सकते हो. इट डिस्क्राइब्स how HTML elements should be displayed when an HTML page is opened. ये डिस्क्राइब करता है कि HTML elements कैसे यूज़ करने हैं आपको जब भी आप उसको ओपन करते हो. डिफरेंट स्टाइल शीट्स कैन चेंज द लेआउट ऑफ द HTML पेज. तो जो आपकी स्टाइल शीट्स बहुत सारी टाइप्स की होती हैं, तो वो लेआउट जो है उसका चेंज कर सकती हैं. CSS कैन कंट्रोल द लेआउट ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस ऑल एट वंस. देखो CSS का बेस्ट पार्ट क्या है? देखो नॉर्मली जब भी आप कोई HTML टैग यूज़ करते हो, तो एक टैग जो होता है आपका, वो जितना आप उसके एक टैग जो होगा, जितना आप उस टैग के अंदर टेक्स्ट लिखोगे, वो उतने कोई कंट्रोल कर पाता है. ठीक है, लेकिन CSS क्या कर सकता है? वो मल्टीपल वेब पेजेस को कंट्रोल कर सकता है एक ही टाइम पे. ये इसका बेस्ट पार्ट होता है. तो स्टाइल कैन बी सेट इंटरनली इन HTML कोड और इन एक्सटर्नल फाइल हैविंग एन एक्सटेंशन CSS. और दूसरी बात क्या बोलता है कि या तो तुम क्या कर सकते हो, जो हेड टैग है उसी के अंदर कोड लिख दो CSS का, या फिर बॉडी के अंदर लिख सकते हो, या फिर तुम अलग से एक वेब पेज क्रिएट कर सकते हो जिसका आप .css नेम दे, एक्सटेंशन दे देंगे, एक अलग से फाइल बना देंगे और उसके अंदर कोड लिख सकते हो CSS का. तो आपके पास बहुत सारे वेज है जिसके अंदर आप कोडिंग कर सकते हो. अब हम एक एग्जांपल समझते हैं कि CSS कहाँ यूज़ हो सकती है. जैसे मैंने बोला, जो H1 कमांड है अपीयर्स 20 टाइम्स इन अ कोड. For each time the heading appears, is attributes such as color have to be defined. वो कह रहा है कि जितनी बार आप H1, मान लो 20 टाइम्स H1 यानी हेडिंग टैग आपका यूज़ हुआ, तो जब भी हेडिंग टैग आएगा, तो मान लो आपको उसका कोई एट्रीब्यूट करना है यूज़, जैसे कलर यूज़ करना है, तो आपको उतनी बार यानी 20 टाइम्स वो कोड लिखना पड़ेगा, H1 कलर इक्वल टू दिस. ना इफ़ द कलर हैज़ टू बी चेंज्ड, इट विल हैव टू बी चेंज्ड एट ऑल द अकरेंसेज ऑफ H1. ठीक है, देखो अगर कलर चेंज होना ही है, चेंज तो वो सब में ही होगा. नाउ टू सेव टाइम एंड एफर्ट, अ स्टाइल शीट इन अ CSS फाइल कैन बी क्रिएटेड इन विच द कॉमन एट्रीब्यूट्स ऑफ द कमांड्स आर स्पेसिफाइड. तो इसमें बोल रहा है कि आप क्या करोगे? आप CSS का यूज़ कर लोगे. CSS के अंदर क्या होगा? आपको एक ही बार कोड लिखना होगा कि H1 का जब भी H1 टैग आए तो उसका कलर ये कर दो. आपको सिर्फ एक ही बार लिखना है. अब जब भी आपके वेब पेज में H1 टैग यूज़ होगा, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली कलर चेंज हो जाएगा. आपको बार बार जो है 20 टाइम्स वो कोड नहीं लिखना. आगे हम कोडिंग करेंगे तो हम खुद समझ आ जाएगा इसका मीनिंग. बट अभी के लिए वो ये बोल रहा है कि अगर मैं H1 कमांड से 5 टाइम या 20 टाइम्स यूज़ कर रही हूँ और उसमें कलर चेंज है, कुछ भी मैंने प्रॉपर्टी लगा रखी है, जब भी H1 आए तो कुछ ऐसा हो, तो मुझे उतनी बार वो चीज़ कोड लिखना पड़ेगा. लेकिन अगर मैं CSS का यूज़ करती हूँ तो मुझे सिर्फ एक बार लिखना है, और वो जब भी H1 कहीं दिखेगा तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली CSS देखकर उसको चेंज कर देगा. आपको उतनी बार कोडिंग नहीं करनी, कोडिंग आपको सिर्फ एक बार लिखनी है. तो ये इसका बेनिफिट हो जाता है. तो अब हम चलते हैं CSS की प्रॉपर्टीज़ में. जो पहली प्रॉपर्टी वो है आपकी कलर. द कलर ऑफ द टेक्स्ट ऑन द वेब पेज कैन बी सेट यूजिंग कलर प्रॉपर्टी. तो वो बोलता है कि जो टेक्स्ट आपने लिखा है, यानी जो फॉन्ट कलर है, ठीक है, वो आप किससे चेंज कर सकते हो? कलर से. देखो जब आप उसमें कर रहे थे HTML लैंग्वेज में, जब इसका करते थे, तो फॉन्ट नाम का टैग होता था, उसका एट्रीब्यूट होता था कलर. लेकिन अगर आप CSS में यूज़ कर रहे हो तो आप फॉन्ट वर्ड यूज़ ही नहीं करोगे, आप सिंपली बस कलर वर्ड यूज़ करोगे. तो इसका सिंटेक्स क्या होता है? सिलेक्टर लिखना है, करली ब्रैकेट स्टार्ट करना है, कलर लिखना है, रेशियो, वैल्यू लिखनी है, और सेमीकॉलन और करवी ब्रैकेट क्लोज. अब समझते हैं इसका एग्जाम्पल. ये तो सिर्फ इसका सिंटेक्स है, अभी देखते हैं हम इसको करेंगे कैसे. सबसे पहले आप ये जो हम कर रहे हैं डियर, ये आपका जो है ये इंटरनल CSS हम यूज़ कर रहे हैं.
तो देखते हैं कैसे। सबसे पहले आपने HTML लिखना है, आपको पता ही है व्हेनेवर वी स्टार्ट दी कोड HTML से स्टार्ट होता है। हेड लिखा। अच्छा, हेड के अंदर मैंने बोला था ना कि आप स्टाइल कर सकते हो, तो मैंने वही करा, मैंने स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ कर लिया हेड के अंदर ही। देखो, इंटरनल और इनलाइन दोनों में आपको स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा अगर आपको CSS की कोडिंग करनी है बीच में। यानी पहले आप स्टाइल को स्टार्ट करोगे, बीच में CSS की कोडिंग होगी, फिर आपका स्टाइल एट्रीब्यूट क्लोज होगा। लेकिन अगर आप एक्सटर्नल लिखोगे जिसके अंदर एक अलग से आप फाइल बना लेते हो, उस केस के अंदर आपको CSS उस केस में आपको स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करने की नीड नहीं है। तो क्योंकि हम इसमें अभी हेड के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें नीड पड़ेगी। सबसे पहले मैंने बोला था सिलेक्टर लिखना। क्वेश्चन आता है सिलेक्टर है क्या, तो भाई सिलेक्टर है तुम्हारे टैग का नाम, जो टैग जिसके ऊपर तुमने स्टाइल लगाना है। तो मान लो मैंने H1 के ऊपर स्टाइल लगाना है, तो मैंने लिखा H1 के बाद मैंने कर्वी ब्रैकेट स्टार्ट करने हैं। देखो, लैब में प्रैक्टिकल करोगे तो इनके बीच में स्पेस नहीं आता। उसके बाद कलर वर्ड तो लिखोगे क्योंकि कलर तो प्रॉपर्टी है जिसको तुमने चेंज करना है। उसके बाद सेमीकोलन लगा के उसकी वैल्यू डाल दो, क्योंकि मान लो कलर तुम्हें रेड कलर का चाहिए तो रेड कर दिया, और सेमीकोलन किसकी तरह एक्ट कर रहा है, टर्मिनेटर ऑपरेटर यानी फुल स्टॉप की तरह एक्ट कर रहा है। और अगर एक ही प्रॉपर्टी लगानी है, लगाने को तो बहुत सारी लगा सकते हो, सेमीकोलन के बाद दूसरी प्रॉपर्टी वैल्यू, तीसरी प्रॉपर्टी वैल्यू, पर आगे के लिए मेरे को सिर्फ एक ही लगानी है, तो मैं सेमीकोलन क्लोज करने के बाद ये कर्वी ब्रैकेट क्लोज कर दूंगी। तो इसका मतलब है कि अब कोड में जहाँ भी H1 आएगा ऑटोमेटिकली कंप्यूटर क्या कर देगा, उसका कलर रेड। मान लो मेरे को एक और चीज़ करनी है कि जहाँ भी पैराग्राफ लिखा हुआ है उसका कलर ब्लू हो जाए, तो मैंने P लिखा, कर्वी ब्रैकेट स्टार्ट किए, कलर रेशियो ब्लू और बंद कर दिया। ठीक है, मैं ये दो चीज़ें चाह रही थी तो मैंने इनको स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर लिखा, स्टाइल को क्लोज कर दिया, हेड को क्लोज कर दिया, बॉडी को स्टार्ट करा। अब जब मैं बॉडी में वर्क कर रही हूँ तो मान लो मैंने H1 टैग अपना स्टार्ट करा है, उसमें मैंने लिखा हेडिंग इन H1 और H1 को क्लोज, फिर मैंने लिखा P, कलर ऑफ पैराग्राफ इज़ ब्लू, और मैंने P को क्लोज कर दिया, बॉडी को क्लोज कर दिया, HTML को क्लोज कर दिया। जब आप इस कोड को रन करोगे, और इसकी एक्सटेंशन आप .html ही रखोगे। अच्छा, जब आप इस कोड को रन करोगे तो हेडिंग इन रेड जो आपने ये लिखा था, ये जैसे ही H1 देखेगा तो वो देखेगा भाई H1 तो रेड कलर का होना चाहिए, तो ये जो लाइन आ रही है हेडिंग इन रेड, ये एक्चुअल में रेड कलर की होगी, इसका जो फॉन्ट कलर होगा। ठीक है, और फिर जो पैराग्राफ आ रहा है, द कलर ऑफ पैराग्राफ इज़ ब्लू, ये लाइन लिखी हुई आएगी, और क्योंकि मैंने पैराग्राफ का फॉन्ट कलर क्या किया था, ब्लू, तो इसका फॉन्ट कलर आपके पास क्या आ जाएगा, ब्लू आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया कि हम CSS का कोड लिखते कैसे हैं। अगला आता है आपका बैकग्राउंड कलर। जो बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी होती है, इट सेट्स द बैकग्राउंड कलर ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का अगर आपको बैकग्राउंड कलर सेट करना है तो आप इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हो। बैकग्राउंड ऑफ एन एलिमेंट इज द टोटल साइज ऑफ द एलिमेंट। अब क्वेश्चन आता है बैकग्राउंड होता क्या है, तो ये टोटल साइज है जिसमें आप पैडिंग भी इंक्लूड करोगे, बॉर्डर भी इंक्लूड करोगे, लेकिन मार्जिन को इंक्लूड नहीं करोगे। ठीक है, तो मार्जिन नहीं रखनी, लेकिन जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सारा किसका पार्ट होगा, या अगर अराउंड बॉर्डर लगा हुआ है तो वो किसका पार्ट होगा, बैकग्राउंड का। तो आपको बस कुछ नहीं करना, सिलेक्टर लिखना है, बैकग्राउंड कलर के बीच में आपका एक डैश आएगा, फिर रेशियो का साइन यानी कॉलन एंड वैल्यू लिख के सेमी कॉलन लगाना है। मान लो मुझे जो पैराग्राफ है उसका बैकग्राउंड कलर पिंक देना है, तो मैं P लिख दूंगी, बैकग्राउंड कलर कॉलन पिंक सेमी कॉलन क्लोज। ठीक है, तो इससे जो पिंक कलर हो जाएगा आपके बैकग्राउंड का। अगला आता है बॉर्डर। अगर आपको बॉर्डर प्रॉपर्टी सेट करनी है फॉर ऑल दी 4 बॉर्डर्स, तो आपको सिलेक्टर लिखना पड़ेगा यानी टैग लिखना पड़ेगा सबसे पहले। अब बॉर्डर में क्या क्या आ सकता है, अब आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी जो आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये जो प्रॉपर्टीज़ है इनके नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि सिलेक्टर तो वो आपको पेपर में बता ही देगा कि मेरे को इसमें चेंजेस करने हैं। तो जैसे मान लो मैं बॉर्डर की विड्थ जो है वो चेंज करना चाहती हूँ, बॉर्डर का स्टाइल चेंज करना चाहती हूँ, या बॉर्डर का कलर चेंज करना चाहती हूँ, तो आपको इन सब की वैल्यूज़ भी पता होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ लिखी हुई हैं। जो बॉर्डर की विड्थ होती है ना, उसमें आप 3 चीज़ें डाल सकते हो, थिन, मीडियम या थिक। ठीक है, बॉर्डर के स्टाइल में आप डाल सकते हो नन होगा, हिडन होगा, डॉटेड होगा, डैश्ड होगा, सॉलिड होगा, डबल होगा, और बॉर्डर के कलर में तुम कोई भी नेम डाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो अगर मुझे कोड सेट करना है तो मैं कैसे लिखूंगी, मान लो मुझे पैराग्राफ पे सेट करना था, कोई कि पैराग्राफ जो भी आए वो बॉर्डर के बीच में आ जाए। अब आपको पता है HTML में तो हम ऐसा कर नहीं सकते, जो एक मेथड मेरे पास है वो तो यह कि टेबल के अंदर लिख लो, अदरवाइज़ कोई मेथड नहीं है। तो मैं HTML लिखूंगी, हेड लिखूंगी, स्टाइल स्टार्ट करा मैंने, फिर मैंने P लिखा, बॉर्डर स्टाइल डैश्ड,
बॉर्डर कलर रेड, बॉर्डर विड्थ थिक। मेरे हिसाब से अब तो आपको समझ आ ही गया होगा कि कैसे लिखा है। स्टाइल को क्लोज, हेड को क्लोज एंड बॉडी को क्लोज, ठीक है। और मान लो आगे चल के मैंने H2 के अंदर लर्निंग टू सेट बॉर्डर लिखा और P के अंदर द बॉर्डर लिखा। अब क्योंकि H2 के ऊपर मैंने कोई कोड नहीं लिखा, वो तो सिंपल H2 साइज में आएगा और उसमें कुछ भी और फॉर्मेटिंग नहीं हुई होगी। लेकिन जो आपने द बॉर्डर लिखा है, अब आप देखो इस पर ये तीनों चीज़ें अप्लाई हो रखी होंगी। P टैग के अंदर यही था ना, डैश्ड स्टाइल है, रेड कलर का होगा और थिक इसकी विड्थ होगी, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। मार्जिन, तो प्रॉपर्टी जो है अब आपकी मार्जिन नाम की, ये मार्जिन सेट कर देगी ईच साइड ऑफ एन एलिमेंट। अब मार्जिन कौन कौन सी होती है? टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। सिलेक्टर का नाम मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट होगी। अच्छा, वैल्यू आप इसकी परसेंटेज में भी दे सकते हो, पिक्सल में भी दे सकते हो। तो जैसे मेरे को कोड लिखना है कि मैं क्या लिखना चाहती हूँ, मैंने HTML लिखा, हेड लिखा, स्टाइल लिखा। H1 के अंदर गए, बॉर्डर जो होगा मेरा डैश्ड होगा। अच्छा अब अच्छा ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ। अब देखो वैसे पेपर में मत करना ये चीज़, बट हो सकती है। अगर आपको हमेशा ऑर्डर याद रहे कि पहले बॉर्डर का स्टाइल लिखना है, बॉर्डर का कलर लिखना है, फिर बॉर्डर की विड्थ लिखनी है, तो तीनों आपको इकट्ठे भी आप यूज़ कर सकते हो। ऐसे अलग अलग की जगह ना आप ऐसे लिख सकते हो। ये मैंने लिखा है प्रोग्रामेटिकली, ठीक है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि अब ये तरीका तो है जो रन करेगा, लेकिन पेपर में मत लिखना, मार्क्स कट होने के चांस रहेंगे। मतलब क्या है कि आप बॉर्डर लिखो, लेकिन पहले ऑर्डर में ही लिखना है कि पहले स्टाइल आएगा या वो आएगा या वो आएगा, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते थे। ये H1 में बॉर्डर की सेटिंग होगी। उसके बाद मैं मार्जिन भी सेट करना चाह रही हूँ, तो साथ ही सेमीकोलन के साथ ही मार्जिन टॉप 50 पिक्सल दे दी, मार्जिन बॉटम दे दी 100 पिक्सल, मार्जिन राइट 200 पिक्सल और मार्जिन लेफ्ट 50 पिक्सल दे दी। उसके बाद मैंने बोला कि मेरे को तो बैकग्राउंड कलर भी चाहिए, तो बैकग्राउंड कलर मैंने पिंक दे दिया। अब आप ये देखो इतना सारा कोड मैंने H1 के अंदर ही दिया है, सिर्फ एक ही सिलेक्टर है और मैं बस सेमीकोलन डाल डाल के इनके आगे कोडिंग करती जा रही हूँ। ये नहीं है कि एक ही टाइप का होगा, कोई भी टाइप आप उसकी लगा सकते हो, ठीक है। एंड कर दो उसके बाद। तो जैसे ही आपने अब इसको रन करेंगे तो यूजिंग मार्जिन प्रॉपर्टीज़ में अगर आप देखेंगे तो 50 पिक्सल, 100 पिक्सल, 200 पिक्सल वो हो गए, बॉर्डर भी सेट हो गया, ठीक है। मार्जिन भी सेट हो गई, बॉर्डर भी सेट हो गया और पीछे कलर भी सेट हो गया होगा, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। नेक्स्ट आता है हाइट एंड विड्थ। तो हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टीज आर यूज टू सेट द हाइट एंड विड्थ ऑफ एन एलिमेंट। अगर कोई भी एलिमेंट आपने लगाया है उसकी हाइट विड्थ सेट करनी है तो उसको आप किससे सेट कर सकते हो? हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट से। इट कैन बी यूज टू सेट इट। अच्छा, अब इसकी वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती है? ऑटो ले सकते हो, मतलब जो ऑलरेडी थी ऑटोमेटिक वाली, पिक्सल में ले सकते हो, परसेंटेज ले सकते हो। तो मान लो मैंने लगाया इमेज की लगानी है। अच्छा देखो, अब तक जो मैं आपको एक तरीका सिखा रही थी ना, वो आपका एक टाइप का सिलेक्टर था जिसके अंदर आप सिर्फ उसका क्या लिख देते हो? नेम लिख देते हो, ठीक है। तो उसको हम एलिमेंट बोल देते हैं। अब जो दूसरा तरीका होता है उसके अंदर क्या होता है कि आप क्लास दे दो। आप क्या करते हो? आप अपने ऑब्जेक्ट को एक क्लास दे देते हो, जैसे 1 क्लास। अभी मैं दिखाती हूँ, ये अलग तरीका है। 4 मेथड्स होते हैं जिसमें आप कोडिंग कर सकते हो CSS की। आप उससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, जो आपको ईजी लगे। तो HTML लिखा, हेड लिखा, स्टाइल लिखा। मैं आगे इमेज डॉट वन मैंने यहाँ क्लास बनाई है, अभी बताऊँगी। मैंने लिखा कि हाइट जो है वो 25% हो जाए, विड्थ जो है वो 50% हो जाए। स्टाइल को एंड कर दिया, हेड को एंड कर दिया, बॉडी को एंड करा। फिर मैंने H2 टैग लगाया, सेट द हाइट एंड विड्थ इन परसेंटेज ऑफ द इमेज। तो ये तो आपका सिंपल H2 लेवल में आ जाएगा। फिर मैंने लिखा भाई इमेज जिसकी क्लास 1 है। अब मैंने ये क्लास क्यों बनाई है? देखो, हो सकता अभी जो प्रीवियस केस था ना उसके अंदर ये था कि हमेशा ही H1 अगर कभी भी आएगा तो उसके अंदर एक ही टाइप की फॉर्मेटिंग हो सकती है, दूसरे टाइप की नहीं। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि एक इमेज आए तो ऐसे वाला फॉर्मेटिंग हो, अगर दूसरा इमेज टैग आए तो वो दूसरे वाली फॉर्मेटिंग हो। अगर आप कुछ ऐसा सा केस चाहते हो तो उस केस में आपको क्लासेस बनानी पड़ती हैं कि, और यहाँ बताना पड़ता है कि जैसे जो मेरा इमेज वाला है ना, अभी तो 1 क्लास वाला है। अगर 1 क्लास हो तो क्या हो? ये वाली चीज़ हो जाए। अगर मान लो मैंने image.2 लिखा होता और उसमें हाइट और विड्थ कुछ अलग दी होती और यहाँ पर मैं एक और बार कोड लिखती image2, तो जो ये पहले वाला कोड है विड्थ हाइट वो इस पे सेट होगा और जो दूसरे वाला है वो दूसरी इमेज पे सेट होगा, ठीक है। तो मतलब मैं क्या कर सकती हूँ, क्लासेस की हेल्प से टैग मेरा सेम रहेगा लेकिन दोनों के ऊपर अलग अलग फॉर्मेटिंग करा सकती हूँ। तो ये बेनिफिट रहता है क्लासेस का। तो क्लासेस के लिए आपको करना क्या होता है, जब आप CSS का कोड लिखोगे ना तो आपको टैग का नेम और साथ में कोई भी नेम, क्लास का कुछ भी नाम लिख सकते हो, 1 2 3 4 ABCD मर्जी तुम्हारी है, ठीक है। कुछ भी नाम लिख दो और उसके बाद सिंपल कोडिंग कर दो। और जब तुम अपना
यहाँ पे कोड लिखोगे उस टैग का, तो टैग के नाम के साथ तुम्हें एक ये और ऐड करना पड़ेगा क्लास इक्वल टू 1, कि भाई मैं इस क्लास वाले का कोड जो है वो यूज़ करना चाहती हूँ और आगे जो नॉर्मल कोडिंग आपकी चलती है वो लिख दो, ठीक है। तो अगर आप ऐसे करोगे तो कंप्यूटर फिर क्या है, मल्टीपल आप सेम एक ही टाइप के टैग के ऊपर मल्टीपल टाइप की फॉर्मेटिंग करा सकते हो। तो जैसे इधर हाइट और विड्थ जो है वो 25 और 50% आपकी चेंज होगी। जो नेक्स्ट है आपका एट्रीब्यूट, दैट इज़ बेटा आउटलाइन। आउटलाइन क्या होता है? इट इज़ अ लाइन दैट इज़ ड्रॉन अराउंड द एलिमेंट्स आउटसाइड द बॉर्डर टू मेक द एलिमेंट स्टैंड आउट। देखो आउटलाइन जो होगी वो बॉर्डर के भी बाहर होगी, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। ये क्यों करते हैं हम आउटलाइन किसी चीज़ की? ताकि हम उसको स्टैंड रख। देखो जैसे मैं यहाँ पे आपने लिखा हुआ है, मैं इसके आगे एक आउटलाइन बना दूँ, तो ये क्या हुआ, इसको स्टैंड अलग से दिखाने के लिए, हाईलाइट करने के लिए बनाया ना, तो वही काम होता है आउटलाइन का। इसका भी स्टाइल, कलर और विड्थ होती है, जो कि आप सेपरेटली या टुगेदर लिख सकते हो बॉर्डर प्रॉपर्टी के अंदर। तो सिंटेक्स आपका क्या रहेगा, सबसे बॉर्डर की तरह जैसे सिंटेक्स आपका रहेगा, सबसे पहले टैग का नेम लिखो यानी सिलेक्टर, आउटलाइन का स्टाइल लिख लो, आउटलाइन कलर लिख लो और आउटलाइन विड्थ लिख लो। तो प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ ऐसे रहती हैं। अगर आप आउटलाइन स्टाइल की बात करते हो तो उसमें आपका नन, हिडन, डॉटेड, डैश्ड, सॉलिड, डबल, ग्रूव, रिज, इनसेट आ सकता है। आउटलाइन कलर की बात करो तो आपको बस नेम ही लिखना है, और आउटलाइन विड्थ की बात करो तो वो तो सेम ही है, थिक, थिन और मीडियम। तो मान लो मुझे कोड लिखना था, मैंने HTML है टाइटल लिखा और स्टाइल लिख दिया। H1 मान लो उस पर मेरे को लगाना था, मैंने बोला आउटलाइन का जो स्टाइल है वो डैश्ड हो, आउटलाइन का कलर रेड हो, आउटलाइन की विड्थ थिक हो। फिर मान लो मेरे को इसके अराउंड बॉर्डर भी लगाना है, तो मैंने बोला बॉर्डर का सॉलिड हो स्टाइल, बॉर्डर का कलर ब्लू हो, और मैंने बंद कर दिया। बाद में मैंने सिंपल H1 के अंदर यूजिंग आउटलाइन प्रॉपर्टी लिखा। अब आप ये देखो बॉर्डर अंदर है, ठीक है। आपका जो बॉर्डर है वो सॉलिड है और ब्लू कलर का है, और जो बाहर आपका ये डैश्ड सा बन रहा है ये आपका आउटलाइन है जो रेड कलर का है, ठीक है। ये वाला एरिया आपका आउटलाइन है और जो ये वाली चीज़ है ये आपका बॉर्डर है, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, दैट इज़ फॉन्ट। फॉन्ट के अंदर आपकी 3 चीज़ें आती हैं। फॉन्ट फैमिली सेट कर सकते हो, फॉन्ट स्टाइल सेट कर सकते हो और फॉन्ट का साइज़ भी सेट कर सकते हो। तो फॉन्ट की जो फैमिली है वो फॉन्ट फैमिली बताती है, जैसे टाइम्स न्यू रोमन हो गया, आपका ये हो गया, व्हाट डू यू से, कैम्ब्रिया, कैलिब्री, जॉर्जिया, ठीक है, ये सब हो गए। फॉन्ट के जो साइज़ हैं वो हो गए XX स्मॉल, X स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, X लार्ज, XX लार्ज, ये फॉन्ट सेट करते हैं। और फॉन्ट का स्टाइल होता है आपका नॉर्मल, इटैलिक या ऑब्लिक, ये याद रखने हैं, ठीक है, नॉर्मल, इटैलिक या ऑब्लिक। तो कोड स्टार्ट करते हैं। HTML को स्टार्ट करा, हेड को स्टार्ट करा, टाइटल को स्टार्ट करा, P के अंदर गए, फॉन्ट फैमिली में आपने टाइम्स न्यू रोमन लिखा, फॉन्ट के साइज़ में आपने X लार्ज लिख दिया, फॉन्ट स्टाइल में इटैलिक लिख दिया, स्टाइल को क्लोज किया, लास्ट में आपने P टैग स्टार्ट करा। तो दिस इज़ अ पैराग्राफ के अंदर टाइम्स न्यू रोमन, X लार्ज और इटैलिक स्टाइल में ये आ रहा है। सेम ही मेथड है लिखने का, बस आपको इनकी प्रॉपर्टीज़ याद होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका अलाइन एट्रीब्यूट। दिस प्रॉपर्टी इज़ यूज टू अलाइन द एलिमेंट। अलाइनमेंट के लिए यूज़ होता है। तो एलिमेंट मे बी द टेक्स्ट इन बॉर्डर और एन इमेज। द टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन एन एलिमेंट, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट जो होती है वो आपकी लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई होती है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिलेक्टर लिखना है, टेक्स्ट अलाइन लिखना है और उसके आगे उसकी प्रॉपर्टी लिख दो लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई में से, ठीक है। अच्छा, अब इधर चलते हैं। जैसे HTML हेड स्टाइल लिखा, मैंने लिखा मार्जिन जो है वो ऑटो हो, विड्थ जो है वो 60% हो, बॉर्डर का स्टाइल दे दिया, बॉर्डर का कलर दे दिया, बॉर्डर की विड्थ दे दी, और लास्ट में मैंने बोल दिया कि टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट हो वो सेंटर हो। तो जब अब मैं इस कोड को, और H2 में मैंने लिख दिया हेडिंग इज सेंटर अलाइन, तो ठीक है। तो इससे होगा क्या, आपका इसका आउटपुट बनाना मैं भूल गई हूँ। कुछ इसका आउटपुट कुछ इस ढंग से रहेगा, मार्जिन वगैरह लग जाए, नहीं हाँ मार्जिन लग जाएगी, आपकी जो विड्थ है वो सेट हो जाएगी, बॉर्डर के स्टाइल सेट हो जाएंगे, और जो फिर आपका टेक्स्ट आएगा वो आपका H हेडिंग का वो सेंटर में आएगा, ठीक है, जो मेन चीज़ हमने पढ़नी थी। अब आता है फ्लोट। जो फ्लोट प्रॉपर्टी है, इट इज़ यूज टू पोजीशन द एलिमेंट। इट इज़ वेरी ऑफन यूज टू रैप टेक्स्ट अराउंड इमेजेस। अगर आप इमेज और आपका जो आपकी जो इमेज है और जो आप लिख रहे हो उन दोनों के बीच में अगर आपने क्या करना है, टेक्स्ट की रैपिंग करनी है, तो आप क्या यूज़ करोगे, फ्लोट का ऑप्शन यूज़ करोगे। इमेजेस कैन बी प्लेस्ड लेफ्ट और राइट ऑफ द टेक्स्ट। और इमेजेस को आप कहाँ कहाँ प्लेस कर सकते हो, लेफ्ट में भी प्लेस कर सकते हो, राइट में भी। जैसे आपने इमेज को देखा होगा, आप उसकी रैपिंग कर सकते हो, इधर उधर बीच में लगा ली, थोड़ा टेक्स्ट इधर हो गया, थोड़ा टेक्स्ट इधर हो गया। तो इस ढंग से अगर आपको सेटिंग करनी है तो फ्लोट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। आपने सिलेक्टर लिखा, फ्लोट लिखा, वैल्यू लिख दी। तो आपने सबसे पहले HTML लिखा, हेड लिखा, स्टाइल लिखा, फिर आपने क्या किया, इमेज, क्योंकि इमेज के ऊपर ही मोस्टली ये लगता है तो आपने इमेज लिखा, फ्लोट के साथ आपने बोला कि भाई राइट साइड पे चली जाए, और हाइट दे दी, विड्थ दे दी उस इमेज की भी, एंड
पहले आपने H2 टैग के अंदर ये लिख दिया कि फ्लोट इमेज, और फिर पैराग्राफ टैग, अच्छा ये देखना, पैराग्राफ टैग के साथ तुमने इमेज का सोर्स दे दिया और उसके साथ तुमने दोनों चीज़ें करी, पैराग्राफ के अंदर इमेज भी डाली और पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ भी लिखा। अभी इसी रीज़न की वजह से मुझे फ्लोटिंग की नीड पड़ी, ठीक है। अब जब मेरा आउटपुट आएगा तो ये देखना, पहली जो लाइन थी वो तो H2 टैग की वजह से आ रही थी, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जो मेरी दूसरी वाली आई, पैराग्राफ जो है लेफ्ट साइड हो गया, क्योंकि मैंने फ्लोट जो था वो राइट अलाइन करा था, तो जो मेरी इमेज आ गई वो राइट साइड पे अलाइन होगी। नॉर्मली क्या होगा, तुम्हारा टेक्स्ट अगर इधर आएगा तो इमेज फिर जो है वो उसके नीचे आएगी, वो इसके साथ नहीं आ पाएगी। अगर तुम्हें सेम अलाइनमेंट करनी है ना कि दोनों साथ में आए, टेक्स्ट इस साइड हो जाए और उसी लेवल पे आपकी इमेज आ जाए, तो आपको यूज़ करने का फ्लोट, ठीक है। तो ऊपर इसका कोड दोबारा देख लो, ये कुछ न्यू है। HTML हेड लिखा, स्टाइल लिखा, इमेज के ऊपर फ्लोट में तुमने बता दिया कि भाई मुझे राइट साइड पे फ्लोट करना है इमेज को, हाइट विड्थ उसकी सेट कर दी। और जब तुम पैराग्राफ में गए तो पहले इमेज भी लगा दी और साथ में पैराग्राफ भी बता दिया। कंप्यूटर ने ऑटोमेटिकली इसकी हाइट विड्थ और अलाइनमेंट राइट कर दी। उसके बाद जो टेक्स्ट था दूसरी साइड उसको एडजस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये थे आपकी CSS से रिलेटेड जितने भी प्रॉपर्टीज़ थी जो आपके सिलेबस में थी इन 10th। अब आते हैं हम एम्बेड ऑडियो एंड वीडियो इन HTML पेज। इसके भी कुछ बेसिकली सिंपल सा ही मीनिंग है और कुछ इसके एट्रीब्यूट्स है जो आपको आने चाहिए। ऑडियो टैग क्या बोलता है, देखो अगर तुम चाहते हो कि तुम अपने कोई वेब पेज खोलो और उसके अंदर कोई ऑडियो सुनाई दे, ठीक है, एंड दोनों वेज से हो सकती है, अगर तुम पेज ओपन करो तभी ऑडियो सुनाई दे या फिर तुम क्लिक करो तो ऑडियो सुनाई दे, ठीक है। तो आप किस टैग का यूज़ कर सकते हो, ऑडियो टैग का। टैग्स और भी है बट सिलेबस में आपके ऑडियो है। तो टू एम्बेड एन ऑडियो फाइल इन एन HTML डॉक्यूमेंट, ऑडियो टैग इज यूज्ड। ये कंटेनर टैग है, कंटेनर टैग का मीनिंग ओपन भी होगा क्लोज भी होगा। इसका जो पहला एट्रीब्यूट आता है वो है सोर्स। देखो सोर्स तो आपको देना ही पड़ेगा, आपको बताना तो पड़ेगा ना कि ऑडियो फाइल पड़ी कहाँ पे है, तो ये URL बता देता है आपकी ऑडियो फाइल का। अगला है लूप, इट मेक्स द ऑडियो फाइल टू प्ले रिपीटेडली। अगर तुम चाहते हो कि सॉन्ग पीछे प्ले होता रहे, बार बार प्ले होता रहे, यानी लूप रहे, तो आप लूप प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो। फिर आता है ऑटो प्ले, इट प्लेज द ऑडियो फाइल एज सुन एज इट इज़ लोडेड, यानी जैसे वेब पेज ओपन होगा या खुद से ही प्ले करना स्टार्ट कर देगा, क्लिक करने की नीड नहीं है प्ले बटन पे, तो उसके लिए ऑटो प्ले होगा। और कंट्रोल, ये जितने भी कंट्रोल्स होते हैं जैसे फास्ट फॉरवर्ड का, बैक का, स्टार्ट का, स्टॉप का, वो जो आपको कंट्रोल्स विजिबल होते हैं स्क्रीन के ऊपर कुछ इस ढंग से, पॉज का, स्टार्ट का, रिवाइंड का, वो सारे जो कंट्रोल्स है वो कंट्रोल्स ऑप्शन से आता है। तो अब देखते हैं कि ये यूज़ कैसे हो सकता है। HTML बॉडी में आ जाओ। मान लो मैंने पहले एक लाइन लिख दी पैराग्राफ टैग के अंदर, सॉन्ग वी आर द वर्ल्ड, फिर पैराग्राफ लिख दिया, क्लिक ऑन प्ले बटन, ये तो सिंपल ही है। अब यहाँ आते हैं, हमारा एक्चुअल कोड यहाँ से स्टार्ट होता है। आपने लिखना है ऑडियो, उसके बाद लिखना है कंट्रोल्स। कंट्रोल से क्या होगा, सारे कंट्रोल्स आ गए। ऑडियो टैग था, उसके बाद मान लो तुम चाहते हो लूप भी आए तो लूप नाम लिख दिया कि बार बार चलता रहे। मान लो तुम चाहते हो ऑटो प्ले हो, जैसे ही वेब पेज को ओपन करो तब आए तो ऑटो प्ले लिख दिया। अच्छा, उसके बाद तुम्हें सोर्स भी देना पड़ेगा, तो सोर्स के बाद तुम लिखोगे SRC इक्वल टू जो भी उसका पाथ होगा, एंड फिर ऑडियो को बंद कर दो, दैट्स इट, ठीक है। ऑडियो लिखा, कंट्रोल्स लिखा, लूप लिखा, ऑटो प्ले लिखा, उसके बाद सोर्स SRC इक्वल टू जो भी उसका सोर्स है, ऑडियो को बंद कर दो, आपकी ऑडियो फाइल आ जाएगी। सिमिलरली आपका वीडियो टैग है, अ वीडियो टैग स्पेसिफाइज अ वीडियो फाइल और अ मूवी क्लिप टू बी एम्बेडेड इन एन HTML डॉक्यूमेंट। अगर तुम किसी क्लिप को या वीडियो फाइल को ऐड करना चाहते हो HTML डॉक्यूमेंट में तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। ये भी एक कंटेनर टैग होता है, मतलब ये ओपन भी होगा क्लोज भी होगा। एट्रीब्यूट्स जो आप इसके साथ यूज़ करोगे, पहला है SRC में तो तुम इसका सोर्स ही बताओगे। अगला है लूप, इट प्लेज द वीडियो रिपीटेडली, बार बार चलती रहेगी। हाइट एंड विड्थ, इट स्पेसिफाइज द हाइट एंड विड्थ ऑफ द वीडियो प्लेयर, मतलब जो प्लेयर ओपन होगा, क्योंकि देखो वीडियो प्लेयर तो ओपन होगा ना, आपको वीडियो देखनी है तो उसकी जो हाइट एंड विड्थ है वो इससे सेट होगी। कंट्रोल्स, जो वीडियो के कंट्रोल्स शो करेगा। म्यूटेड, इफ डज नॉट प्ले द ऑडियो वाइल, अगर आप ये चाहते हो कि आपकी जब वीडियो चल रही है, इन दैट केस आपकी जो साउंड है वो ना प्ले हो, तो इन दैट केस आप म्यूटेड का ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। तो आपने जैसे लिखा HTML बॉडी P, आपने स्टार्ट लिखा है तो पैराग्राफ ही है। मेन आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ, आपने लिखना है वीडियो, जैसे पहले ऑडियो लिख रहे थे, अब आप उसकी विड्थ लिख दो, हाइट लिख दो, लूप लिख दो कि बार बार चले, म्यूटेड लिख दो कि आवाज़ ना आए, और साथ में कंट्रोल्स लिखना ज़रूरी है क्योंकि वो सारे कंट्रोल्स डिस्प्ले करेगा। उसके बाद आपको सोर्स बताना है, तो सोर्स SRC के अंदर पाथ लिख दो और वीडियो को क्लोज कर दो, दैट्स इट। आपका क्या होगा, जो वीडियो है वो इंक्लूड हो जाएगी इनटू योर वेब पेज।
तो क्लास ये आपके जो सेकंड पार्ट था, एंड इसी के साथ आपका जो है टर्म 2 का जितना भी HTML है आपके कोर्स में वो कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होंगी। थैंक यू।